Good morning, ma'am. Ma'am, you are not audible. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो अभी आवाज़ आ रही है? Yeah, ma'am. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्राइव्स देखा था और फ्लाई व्हील के न्यूमेरिकल्स देखे थे। द लास्ट टॉपिक ऑफ द मॉड्यूल 1 इज़ अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मोटर्स, जो कि तुम लोग ऑलरेडी पहले पढ़े हो इन मशीन्स। तो मैं बस एक बार रिविजन करके बता दे रही हूँ what was there and what type of motor braking was there, and then we will move to the second module, which is electrical traction. Okay, so Avinash, Avinash is here. Avinash Kumar. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग अविनाश, कैसे हो तुम? ओके मैम। सो आज के क्लास में वी आर स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स, और उसके बाद हम लोग ट्रैक्शन लोड पर स्विच करेंगे, विच इज़ आवर सेकेंड मॉड्यूल। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डीसी मशीन, डीसी मोटर्स, राइट? कोई मुझे एक दो लाइन में बता सकता है what are the different types of braking we have studied in DC machine? नाम तो पता होगा ना, कौन कौन सा ब्रेकिंग होता है? नाम भी नहीं पता क्या? So these are the different types of braking that we have studied in DC motor: regenerative braking, dynamic braking, and plugging. What is the difference of all these three types of braking? We will discuss it now. सबसे पहला मैंने लिखा मोटरिंग। तो मोटरिंग, इफ़ वी see the circuit of the motoring of a DC motor, तो बेसिकली इस तरीके का सर्किट होता है। दिस इज़ अ शंट मोटर, डीसी शंट मोटर। राइट, दिस इज़ द सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई से करंट हम लोग लेते हैं and it flows to the armature and the field of the DC machine. This is the armature circuit and this is the field circuit, right? So this is the circuit diagram of a DC motor while it is operating under motoring condition. जब उसके अंदर मोटरिंग होता है, बैक EMF का पोलैरिटी ये होता है और सप्लाई वोल्टेज का पोलैरिटी ये होता है। करंट का डायरेक्शन मैंने मेंशन कर दिया है। सो फ्रॉम दिस you write an equation which is equal to V is equal to E plus IaRa, right? This is the motoring equation of a DC motor. V is equal to E plus IaRa, where Ra is the armature resistance of the DC motor, right? So Ia is given as V minus E divided by Ra, which is positive in case of motoring condition. Armature current is always positive in case of motoring condition, or back EMF can be written as E is equal to V minus IaRa, right?
इसके अलावा जो हम लोग स्पीड और टॉर्क का जो रिलेशनशिप जानते हैं इन केस ऑफ डीसी मोशन, डीसी मोटर, विच इज इक्वल टू ओमेगा एम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई के फाई माइनस टी आर डिवाइडेड बाई के फाई स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन कहाँ से आया? ये इक्वेशन इसी इक्वेशन से आया है, वेर E इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम। E इज इक्वल टू के फाई ओमेगा एम जब यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो ओमेगा एम यहाँ रहेगा लेफ्ट साइड में, के फाई को हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, एंड आई ए कैन बी रिटन एज टी डिवाइडेड बाई के फाई। आई ए कैन बी रिटन एज टी डिवाइडेड बाई के फाई। तो यहाँ से ये पूरा इक्वेशन जो है डिराइव होता है ऑफ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर, राइट? दिस इज द स्पीड, दिस इज द टॉर्क. So speed torque characteristics of a DC motor can be given like this, where E is equal to k phi omega m and Ia is equal to T by k phi, right? या T is equal to Ia into k phi, जो भी तुम जैसे भी जानते हो. So in case of motoring क्या क्या होता है? In case of motoring V is यानी सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन बैक ईएमएफ. तभी तुम्हारा मोटरिंग ऑपरेशन जो होगा, तभी करंट का जो डायरेक्शन है वो सप्लाई से बैक ईएमएफ की तरह जाएगा. सो V इज ऑलवेज ग्रेटर देन बैक ईएमएफ, देयरफॉर IA इज ग्रेटर देन 0, torque is greater than 0 and speed is also greater than 0. In case of motoring condition, V is greater than back EMF, therefore armature current is greater than 0, torque is greater than 0 and omega m yani speed is also greater than 0. So this was about motoring of a DC motor which is separately excited DC motor. ठीक है. So next, if we talk about regenerative braking and why we are studying motoring and braking and all of it in case of utilization, because you have to study about traction loads. ठीक है, और ट्रैक्शन में ये मोटर्स जो हैं डीसी सीरीज मोटर या एसी सीरीज मोटर या कंपाउंड मोटर्स आर यूज्ड एज अ रनिंग डिवाइस इन केस ऑफ ट्रैक्शन लोड्स. तो अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि ये मोटर ऑपरेट कैसे करता है, तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दी डिफरेंट जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, कितना लोड है टोटल और उस लोड को ड्राइव करने के लिए कितना वर्क या कितना वर्क डन इज रिक्वायर्ड. तो बेसिकली everything is dependent upon the type of motor and its motoring and braking operation to drive a particular load. Okay, so that is why we are studying different types of braking in case of utilization. Second is regenerative braking. You know that in case of regenerative braking, back EMF is greater than supply voltage. The first condition only which is required for regenerative braking. What is regenerative braking? Actually the power is fed from the motor to the supply. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सप्लाई से मोटर में पावर जा रहा था, बट वाइल द रीजनरेटिव ब्रेकिंग अकर्स the power is fed from the motor to the supply. If we talk about traction loads, ठीक है, तो ट्रैक्शन लोड में रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज वेरी कॉमन फिनोमेना. क्यों? क्योंकि जब हम डाउन हिल की बात करते हैं, जब वेन एवर योर ट्रैक्शन या योर रेलवेज इज कमिंग डाउन टूवर्ड्स अ हिल, तो उस टाइम पे क्या होता है कि स्पीड जो होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से बैक ईएमएफ का जो वोल्टेज है, बैक ईएमएफ में जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है, दैट बिकम्स ग्रेटर देन द सप्लाई वोल्टेज टू द मोटर विच इज कनेक्टेड इन द व्हील्स ऑफ द ट्रैक्शन. सो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट इज हैपनिंग, द इलेक्ट्रिसिटी इज फेड बैक फ्रॉम द ट्रैक्शन टू द सप्लाई लाइन्स. ठीक है, तो इसलिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ट्रैक्शन लोड्स. So if we talk about the diagram of a regenerative braking, it is something like this.
डायग्राम एक्चुअली सबका सेम है, जस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि करंट का डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है और किस टाइप के ब्रेकिंग में क्या कर रहे हैं. This is just a revision so that you will find easy to solve the numericals in case of traction load. ठीक है, वहाँ पे भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल एक भी नहीं आएगा, बिकॉज यू हैव ड्राइव्स एंड ट्रैक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड मॉड्यूल, और इलिमिनेशन में भी न्यूमेरिकल्स हैं, छोटे ही हैं बट हैं. सो दैट इज़ वाई आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिविजन ऑफ ब्रेकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग. So, in case of regenerative braking, as you can see, I have changed the direction of current IA. The initial current was in red color. Initial current was in red color, armature current and field current. ठीक है, initial current was in red color, but now because E has become greater than V, the actual current direction will change and it will flow through the supply and the field current like this. Okay, so IA here becomes V minus E divided by RA, and which is negative IA. Okay, this is still V minus E divided by RA, but because E is greater than V in case of regenerative braking, this current will be equal to equal to 0, or you can write it like this. अगर तुम E minus V divided by RA लिख रहे हो, then it will be positive, right? So you should not get confused with this. In case of regenerative braking, you can either write E minus V divided by RA. If it is such condition, it will be greater than 0. And if you are writing V minus E divided by RA, numerical में ध्यान देना, and then it should come negative. Then only you can justify your answer कि ये regenerative braking हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, all other equations are same. अगेन स्पीड का जो इक्वेशन होगा वो सेम होगा, बिकॉज हियर यू हैव द सेम इक्वेशन ऑफ ई माइनस ई इज इक्वल टू वी माइनस आर ए. सो ई इज इक्वल टू वी माइनस आर ए, आई ए आर ए. अगेन ई की जगह हम के फाई ओमेगा एम रखेंगे, तो यू विल गेट ओमेगा एम इज इक्वल टू वी माइनस के फाई माइनस टी ए आर ए डिवाइडेड बाई के फाई का होल स्क्वायर. ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दिया. V इज लेस देन E, IA इज लेस देन 0, एंड बिकॉज IA इज लेस देन 0 एंड T इज प्रपोर्शनल टू IA. ठीक है, T क्या होता है, IA इंटू के फाई होता है, राइट? So T will be also less than 0 in case of regenerative braking. So torque is operating in the negative direction in case of regenerative braking, right? Current is also flowing in the negative direction in case of regenerative braking, and जब torque जो है वो opposite direction में लगेगा तो speed जो है वो धीरे धीरे reduce होना शुरू होगा. ठीक है, so this is the process of regenerative braking. Braking means you are reducing the speed of the motor which is operating under certain speed condition, right? So the second type of braking is dynamic braking. In case of dynamic braking, तुमको याद होना चाहिए कि in case of dynamic braking we remove the supply from the motor and connect a resistance in series with the motor. So if we draw the diagram of the dynamic braking, it is something like this.
right? So this is your supply voltage which has been removed from the motor, and a resistance R is connected to the मोटर. और जब तुम सप्लाई को हटा दोगे तो ये जो करंट है, वो करंट का डायरेक्शन जो है वो अब क्या होगा, अब बैक ईएमएफ विल एक्ट एज अ सोर्स एंड करंट विल अगेन स्टार्ट फ्लोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन. So let me draw the direction of current in different color. So current will be under this direction. करंट पहले इस तरीके से फ्लो कर रहा था. नाउ बिकॉज द बैक ईएमएफ बिकम्स द सोर्स, यू हैव रिमूव द सोर्स फ्रॉम द सप्लाई, so the current will be flowing like this. Your equation becomes 0 because supply voltage is 0. 0 is equal to E plus IaRa. Ia is equal to minus of E divided by R less than 0. E is equal to minus of IaRa. In case you have your gate exam, अगर नहीं पढ़े थे तो I hope it will help you in there also. Omega m, E is equal to k phi omega m, again I minus IaRa divided by k phi, right? और Ia को हम लोग लिख सकते हैं T divided by k phi, तो ओमेगा m will be equal to minus T RA divided by k phi का होल स्क्वायर. ठीक है. अगेन हियर जो करंट है, करंट का डायरेक्शन विल बी इन नेगेटिव डायरेक्शन. T will be less than 0, and when the torque will be negative, the speed will start decreasing, and that is the process of braking of a motor. ठीक है. The last type of the braking of a DC motor is called as plugging. और प्लगिंग में क्या करते हैं, सप्लाई जो है वो रिवर्स कर देते हैं. जैसे ये मोटर यहाँ पर इस तरीके से सप्लाई में कनेक्टेड था, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव टर्मिनल से, इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, एंड द सप्लाई इज रिवर्स्ड इन केस ऑफ प्लगिंग ऑफ अ डीसी मशीन. There were certain advantage and disadvantage of all three types of braking, जो कि तुम लोग को एक्चुअली मशीन में पढ़ाया गया होगा. The most efficient type of braking is regenerative braking. If you need a fast braking, you will go for plugging. Okay, so this is the condition of a plugging. In case of a plugging, यहाँ पे initial current का direction बना लेते हैं, this is IA. And in case of plugging, because you have reversed the connection, again your back EMF will start behaving as a source, and the current will start flowing from the back EMF to the source. So V will now become, V is equal to minus of EA minus of IA RA divide RA, or RA can be given as minus of V plus E divided by RA. Now R should be, in case of plugging, R should be sufficiently high because you are getting the voltage as summation of the source voltage and back voltage. ठीक है. So you have to either connect an external resistor while you are reversing the direction of the voltage, or the armature resistance of the motor should be very high in case of plugging. Otherwise, a very high amount of current will start flowing in the negative direction because of the summation of both the voltages. Okay, so you have to keep in mind that R should be very high in case of
इन केस ऑफ प्लगिंग, जो कि आर, जो अगर तुम लोग न्यूमेरिकल तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा कभी डीसी मोटर का, तो देखा होगा कि आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए आइदर यू हैव टू कनेक्ट अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और अगर तुम्हारा मोटर का जो हॉर्स पावर है वो ज़्यादा है, then might be the internal armature resistance of the motor is high, and then you can connect it directly। ठीक है, सप्लाई का जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली तुम चेंज कर सकते हो। सो हियर यू कैन राइट E इज इक्वल टू माइनस ऑफ V माइनस ऑफ IaRa, right? Again the direction of current is reversed, Ia is negative, Ta is negative, and therefore the omega m will start decreasing in case of plugging of a DC motor। ठीक है, so this was about DC मोटर, शंट मोटर, DC शंट मोटर का तीन टाइप का ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, डायनामिक ब्रेकिंग एंड प्लगिंग, तीनों का कनेक्शन एंड उनके रिलेटिव इक्वेशंस। ठीक है, सो यू जस्ट इन योर कोर्स यू हैव टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकिंग। आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, आई जस्ट वॉन्टेड फॉर यू टू रिवाइज क्या जो भी पढ़ा है पहले। सिमिलरली जैसे कि ये डीसी मोटर में ब्रेकिंग है, उसी तरीके से इन केस ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर भी ब्रेकिंग होता है, प्लगिंग होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट पार्ट बिकॉज तुम लोग का फर्स्ट मॉड्यूल में जस्ट इनिशियल टर्म्स में ही दिया हुआ है, बहुत डिटेल्स में प्लगिंग नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकिंग्स नहीं है, तो इसलिए वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्री फेस इंडक्शन मोटर ब्रेकिंग। बट यही तीनों टाइप के ब्रेकिंग जो होते हैं, डायनेमिक, प्लगिंग, और तीनों का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो सेम है। उसमें भी रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो है द सप्लाई फ्लोज फ्रॉम द मोटर टू द सप्लाई, डायनामिक ब्रेकिंग में डिस्कनेक्ट कर देते हैं सप्लाई को, और प्लगिंग में जो है सप्लाई को रिवर्स कर देते हैं। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल इज सेम इन बोथ द केसेस, इन डीसी मोटर एज वेल एज इन थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ओके, नाउ लेट अस गो टू द second module, which is traction for you. I'll share the PDF. One second. So the second module is electric traction. So first of all, in electric traction there are three different types of passenger of services for which you have to provide the electrical traction। ठीक है, पहला होता है मेन लाइन सर्विस, सेकेंड इज अर्बन सिटी सर्विस, एंड थर्ड इज सबर्बन सिटी सर्विसेज। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन की डिस्टेंस of the stops कितना है, we divide these three types of services। You can see in this PDF, mainline services, in mainline services the distance between two stops is usually more than 10 kilometer। High balancing speed should be required, acceleration and retardation are not so important in case of mainline services। ठीक है, so in any electrical traction type of service, तो we have to decide कि service किस तरीके का है, either it is mainline, it is urban or suburban। So if the distance is of more than 10 kilometers, then the speed of the traction has to be maintained for 10 kilometers, right? उसके बाद वो deaccelerate होगा या accelerate होगा, retard होगा, तो 10 किलोमीटर तक it has to be running at a good speed। So the balancing speed and the high balancing speed is the most requirement in case of mainline services। Second is urban service। In the urban service the distance between two stops is very less,
and it is less than 1 kilometer. It requires high average speed for frequent starting and stopping of the traction load. So in case of urban services, if you talk about the local trains में ये जो urban service है that comes into point, क्योंकि वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि 1 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस भी हो सकता है, and you have to stop or you have to run your traction. या फिर if you talk about tram tractions जो होते हैं, जो कि if you have been to कोलकाता और cities like that, you must have seen कि वहाँ पे 1 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस होता है and the train has to stop or run in the track by within the 1 kilometer. The third is in the suburban service. In the suburban service, the distance between two stations is between 1 and 8 kilometers. This service requires rapid acceleration and retardation as frequent starting and stopping is required. ठीक है, तो इन कैटेगरीज में वी हैव डिवाइडेड द टाइप ऑफ सर्विसेज ऑफ अ ट्रैक्शन लोड. फर्स्ट इज मेन लाइन, जहाँ 10 किलोमीटर से ज़्यादा का डिफरेंस होगा एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप में. सबर्बन, जहाँ पे 1 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में योर ट्रैक्शन हैज़ टू बी स्टार्ट एंड स्टार्टेड. एंड थर्ड इज अर्बन, वेयर द डिस्टेंस इज लेस देन 1 किलोमीटर. ठीक है. Now speed time and speed distance curves of different services. The curve that shows the instantaneous speed of train in kilometer per hour along the ordinate and time in seconds along the abscissa, मतलब y axis and x axis, is known as speed time curve. और similarly speed distance curve के बारे में बताया गया है. The area under the speed time curve gives the distance traveled during the time interval, and the slope at the point on the curve towards abscissa will give the acceleration. Obviously जब हमारा curve जो है वो speed time का है, तो अगर हमको distance निकालना होगा तो area under a certain time period निकाल लेंगे तो वो हमको distance देगा, और स्पीड टाइम कर्व में अगर उसका हम स्लोप निकालेंगे तो वो हमको उसका एक्सेलरेशन देगा, किसी भी ट्रैक्शन का एक्सेलरेशन देगा. ठीक है. सो टिपिकली स्पीड टाइम कर्व ऑफ अ ट्रेन रनिंग ऑन अ मेन लाइन सर्विस इज शोन इन फिगर 10.1. So this is very important. The speed time curve is mentioned in your syllabus also. So the entire speed time curve is divided into certain sections. ठीक है, यहाँ पे देखो 0 to t1 constant acceleration. If you see here, यहाँ पर जो slope है that is almost linear. The slope is almost linear, यानी कि the change in speed with the change of time is equal. So इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर constant acceleration. The slope between 0 to a is almost constant. With the change of speed the change of time is equal. So इसीलिए इसको ये almost linear दिख रहा है. Now a to b, if you see acceleration on speed curve, यहाँ से यहाँ तक a to b जो टाइम स्पैन है और जो स्पीड है उसमें डिफरेंस तुमको नेकेड आई से भी दिख रहा होगा कि द स्पीड इज इंक्रीजिंग फॉर अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम. तो दिस टाइम पीरियड इज नोन एज एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व. ठीक है. कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन फ्री रनिंग. फ्री रनिंग मतलब कि इस टाइम पे द ट्रेन और द ट्रैक्शन लोड इज ऑपरेटिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. ठीक है. इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना भी लोड होता है, मतलब ट्रेन का अपना, एक्चुअली सी व्हेनेवर अ ट्रैक्शन इज रनिंग, दो चीज़ इम्पॉर्टेंट होता है. एक तो उसका खुद का वेट और दूसरा फ्रिक्शन ऑफ द ट्रैक ऑन विच इट इज़ रोटेटिंग. ठीक है. दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है टू स्टार्ट द मोशन और टू कीप द ट्रैक्शन अंडर मोशन. उसका वेट ओवरकम करना पड़ेगा. अगर कोई भी ट्रेन जो है वो मोशन में आ रही है तो सबसे पहले तो उसका इनर्शिया है, उसका खुद का वेट है. देन द
weight of the passengers who are traveling on that bogies, और उसके बाद जो friction between the wheels of the train and the track on which it is rotating is important. ये दोनों weight और friction को overcome करने के बाद ही तुम्हारा जो traction motor है या traction है वो motion में आएगा. ठीक है. सो स्पीड टाइम कर्व को हम कुछ सेक्शंस में बांटे हैं. पहला 0 to t1 इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. उसके बाद एक्सेलरेशन थोड़ा बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड थोड़ा बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व. देन फ्री रनिंग वेयर द स्पीड इज कांस्टेंट. देन कोस्टिंग वेयर द रिटार्डेशन इज हैपनिंग, मतलब स्पीड इज गेटिंग डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. And finally braking matlab the traction will come to zero speed from a certain speed d. The traction will come to zero speed e. So this portion is known as braking. Coasting भी बोल सकते हो या retardation भी बोल सकते हो. If you are comfortable with retardation you can write as retardation. ठीक है. So basically the speed time curve of a mainline service is divided into following 5 parts. ठीक है. First is constant accelerating period, second is acceleration on speed curve, free running period, coasting period and braking period. ठीक है. So nothing much has been written here. ये बस graph, if you explain this graph it is enough for you in the traction module. ठीक है. During the running period from T1 to T2 the voltage across the motor remains constant and the current starts decreasing. This is because cut out at the instant t1. ठीक है. ये जो t1 to t2 है, t1 to t2 है, during this period the voltage across the motor remains constant and the current starts decreasing. current अगर decrease होना शुरू कर देगा तो speed जो है वो अपने आप increase होना शुरू कर देगा. क्यों? क्योंकि ओमेगा एम इज इक्वल टू वी बाई के फाई माइनस आई ए डिवाइडेड बाई के फाई का स्क्वायर. अभी हमने डिस्कस किया, राइट. तो स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, बट इट इज इक्वेशन में वो माइनस साइन के साथ है. तो अगर करंट जो है वो डिक्रीज होगा तो स्पीड अपने आप इंक्रीज होगा. एंड आफ्टर एक्वायरिंग अ सर्टेन पीरियड जो मोटर करंट ड्रॉ करता रहता है सप्लाई से. आफ्टर सर्टेन पीरियड व्हेन इट हैज़ ओवरकम द वेट ऑफ द ट्रैक्शन एंड द फ्रिक्शन ऑफ द ट्रैक, वो जो है करंट ड्रॉ करना कम कर देता है. एंड दैट इज व्हाई वी हैव इट इज सेड voltage across the motor remains constant and the current start decreasing. As the current start decreasing, obviously the speed of the traction will increase and it will इसीलिए लिखा है because cutout at time instant t1 happens. According to the characteristics of motor, its speed increases with the decrease in current, जो कि मैंने अभी तुमको बताया, जो कि अभी हम लोगों ने इसमें देखा था इस इक्वेशन में. ओमेगा एम इज इक्वल टू वी बाई के फाई माइनस आई ए डिवाइडेड बाई आर ए, आई ए बाई के फाई. तो अगर करंट डिक्रीज होता है, अगर करंट डिक्रीज होता है तो अपने आप हमारा जो स्पीड है वो इंक्रीज होगा. गिव मी 2 minutes, आई विल बी बैक. एक
ओके, सो एक्चुअली तुम लोग के कोर्स में स्पीड टाइम कर्व है. इफ़ यू सी योर कोर्स, तो ट्रैक्शन में सी यू हैव टू सी जनरल फीचर एंड सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन. ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम. एक होता है डीसी सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम एंड 3 फेज एसी सिस्टम. सो दैट वी विल स्टडी इन सम टाइम. और उसके बाद तुम लोग का देखो यहाँ पर स्पीड टाइम कर्व है. सो इन केस ऑफ स्पीड टाइम कर्व, दिस इज़ द स्पीड टाइम कर्व दैट वी आर रेफरिंग टू. और यही स्पीड टाइम कर्व तुमको बना करके एक्सप्लेन करना होगा फॉर डिफरेंट सर्विसेज. ठीक है, तो पहला कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखा हमने. ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ट्रैक्शन मोटर एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट. Curve OA represent the constant acceleration. During 0 to T1, the current is maintained approximately constant and the voltage across the motor is gradually increased. Okay, so between this period, if we increase the voltage and and we do not change the current, the speed can be increased from the formula omega m is equal to v डिवाइडेड बाई के फाई माइनस आई डिवाइडेड बाई के फाई. ठीक है, तो वहाँ से अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, करंट को कांस्टेंट रख रहे हैं, वी कैन इंक्रीज द स्पीड एंड दैट विल गिव यू द कांस्टेंट एक्सेलरेशन पार्ट फ्रॉम 0 टू T1. Voltage constant and the voltage across the motor is gradually increased by cutting out the starting resistance, slowly moving from one notch to other. Thus current taken by the motor and the tractive efforts are practically constant and therefore what is the tractive efforts? ये term भी बार बार आएगा अभी. What is tractive efforts? If you see in your syllabus also, tractive efforts is mentioned. Basically tractive effort is nothing but the force which is required for the device या for the drive to come into motion. Force which is required for the drive to come into motion. और ये force कितना होना चाहिए? अभी जो मैंने बताया कि this force will be equal to the weight of the drive plus the friction which is applied between the wheels and the track of the drive. ठीक है, तो ये दोनों को ओवरकम करने के लिए हमको जो एफर्ट लगाना पड़ता है उसको हम बोलते हैं ट्रैक्टिव एफर्ट्स. ठीक है, ट्रैक्टिव एफर्ट्स का कैलकुलेशन भी है विच वी विल सी इन लेटर क्लासेस. सो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, करंट टेकन बाय द मोटर एंड द ट्रैक्टिव एफर्ट्स, मतलब कुछ करंट मोटर ड्रॉ करेगा अपने आप को रोटेट करने के लिए और कुछ करंट जो ड्रॉ होगा वो वेट ऑफ द ट्रैक्शन की वजह से होगा और फ्रिक्शन ऑफ द ट्रैक्शन की वजह से होगा, आर प्रैक्टिकली कांस्टेंट एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, जो भी वेट है, जो भी फ्रिक्शन है, दैट जनरली रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज जो एक ड्राइव है उसका जो वेट है वो सडनली नहीं बढ़ेगा. जो उसका सेट वेट है वही वेट रहेगा और जो जिस ट्रैक पे वो जा रहा है वो भी दैट ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. तो इस वजह से इनिशियल पीरियड में इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज वी कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ द ड्राइव. Hence this period is also called as notch-up accelerating period or rheostatic accelerating period. Rheostatic क्यों? क्योंकि during this period the starting resistance is cut off from one notch to other and the speed is increasing from 0 to T1. Typical value of acceleration lies between 0.5 to 1 kilometer per hour. ठीक है, एक्सेलरेशन इज डिनोटेड एज अ सिंबल ऑफ अल्फा, ये तुम लोग को ऑलरेडी पता ही है. एक्सेलरेशन ऑन स्पीड कर्व, फिर 0 फ्रॉम T1 to T2 द वोल्टेज अक्रॉस द मोटर रिमेन्स कांस्टेंट एंड द करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. इफ यू डिक्रीज द करंट then the speed will increase and according to the characteristics of motor its speed increases with the decrease in current and finally the current taken by the motor remains constant. But at the same time, even though train accelerates, the acceleration decreases with increase in speed. Finally the acceleration reaches to 0 for certain speed at which the tractive effort
exerted by the motor is exactly equal to the train resistance. ठीक है, मतलब कि at that speed where the tractive effort exerted by the motor is equal to the train resistance, that speed the acceleration reaches to zero for certain time duration. ठीक है, द पीरियड शोन बाय द कर्व ए टू बी. तो इस टाइम पर क्या हो रहा है, हम वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं, करंट को डिक्रीज कर रहे हैं, और करंट को डिक्रीज करने की वजह से देयर इज अ एक्सेलरेशन विच इज सीन बिटवीन पॉइंट ए टू बी. फ्री रनिंग और कांस्टेंट स्पीड पीरियड. द ट्रेन रन्स freely during period t2 to t3 at speed attained by the train at instant t2. During this period, the motor draws constant power from the supply lines, and this period is shown in the curve as dc. This period is shown in the curve as dc, and this period, because the speed is constant with time, so constant voltage and constant current पे ये operation हो रहा है. That is why it is said that constant power पे जो है हम constant power is taken from the supply during period B to C. Then coasting period or retardation period. This period is from T3 to T4, that is from C to D. At the instant T3, power supply to the traction, the motor will be cut off and the speed falls on account of friction. ठीक है, because the friction and the windage resistance is something that has to be overcome by the motor. So because of that friction and windage resistance, the speed falls down and the motor is cut off from the power supply. During this period, the train runs due to the momentum attained at that particular instant. Okay, यानी कि अगर तुम उससे पावर सप्लाई हटा दे रहे हो और कट ऑफ हटा दे रहे हो, द motor is already running under certain inertia. ठीक है, वो जब मोशन में भी inertia होता है और स्टैटिक में भी inertia होता है, तो वो ऑलरेडी रोटेट करे तो सडनली तो बंद नहीं हो जाएगा. सो इट विल कंटिन्यू विद इट्स अटेन्ड मोमेंटम फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन, and the rate of the decrease of the speed during coasting period is known as coasting retardation. Usually it is denoted by the symbol beta c. The last period is from T4 to T5, from D to E. At the end of the coasting period, that is at T4, brakes are applied to bring the train to rest. ठीक है, मतलब मैकेनिकल ब्रेकिंग भी प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग भी प्रेजेंट होता है. सो व्हाट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास इज इलेक्ट्रिकल टाइप ऑफ ब्रेकिंग. ठीक है, बट द मैकेनिकल ब्रेक्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द ड्राइव्स. कोई भी टाइप का ड्राइव हो, इफ़ यू सी एनी मोटर बाइसिकल्स, कार्स और ट्रेन्स, तो हर जगह मैकेनिकल ब्रेक्स आर प्रेजेंट. ऑल्दो मैकेनिकल ब्रेक्स आर नॉट फाउंड वेरी एफिशिएंट, but to bring the drive instantaneously at rest position, mechanical brakes are very important. So इसलिए at T4 the brakes are applied to bring the train to rest. During this period, the speed of the train decreases rapidly and finally reduces to zero. In mainline services, the free running period will be more. The starting and the braking periods are very negligible, since the distance between the stops of the mainline services is more than 10 kilometers. ठीक है, so as you can see, this is for speed time curve for mainline service. इसका जो फ्री रनिंग पीरियड है वो ज़्यादा होगा और स्टार्टिंग पीरियड और एक्सेलरेशन पीरियड जो होगा वो कम होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट कमिंग बार बार ये मोशन और रेस्ट में नहीं आ रहा है. फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ रनिंग अंडर फ्री रनिंग कंडीशन. नाउ इफ वी सी द टिपिकल स्पीड टाइप कर्व फॉर अर्बन एंड सबर्बन सर्विसेज. ठीक है, तो देखो अर्बन एंड सबर्बन सर्विसेज में, बिकॉज द डिस्टेंस इज सो लेस, 1 किलोमीटर और 1 to 8 किलोमीटर का डिफरेंस होता है. सबर्बन में 1 to 8 किलोमीटर्स, अर्बन में 1 किलोमीटर. तो एक्सेलरेशन टाइम और ब्रेकिंग टाइम ज़्यादा होगा और
जो हमारा स्टैटिक टाइम या फ्री रनिंग टाइम होगा इन केस ऑफ स्पीड टाइम कर्व विल बी वेरी लेस। ठीक है, तो इसलिए ये जो कर्व्स हैं ये इस तरीके के दिख रहे हैं इन केस ऑफ suburban and urban services. So the distance between stops is more than the in urban and smaller in the main line. The typical speed time curve for suburban is shown as 10.2. The speed time curve of urban services consists of three distinct periods: acceleration, coasting and retardation. Acceleration, coasting and retardation. For this service there is no free running period. Coasting period is comparatively longer since the distance between two stops is more in case of suburban. Braking of braking or retardation period is comparatively small. It requires relatively high values of acceleration and retardation. So see, you do not need to study these things in very details, बस तुमको speed time curve जानना है और तीनों के लिए, तीनों services के लिए different different होता है, ये तुमको यहाँ से दिख रहा है। ठीक है। Now there are some definitions which is important. ओके, लेट मी फर्स्ट कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो तुम लोग के एक्चुअली कोर्स में है, उसके बाद ये देख लेंगे, बिकॉज कोर्स में बहुत कम सी चीज़ें पढ़नी है, तो जितना पढ़ना है फर्स्ट वी विल गो टू दैट ओनली। I'm stopping the share. 1 second. Let me just reach to the page number and then we will start. Okay, so the next important topic of your module 2 is system of track electrification. ठीक है, मैंने जैसे बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. So the fourth category is composite, which consists of 2 or more categories. तो दो जो मेजर कैटेगरी है ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का वो है डीसी सिस्टम, सिंगल फेस एसी सिस्टम एंड 3 फेस एसी सिस्टम, राइट. सो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, हर जगह जो डीसी सिस्टम होता है वो आजकल यूज़ नहीं होता है बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम. इनिशियल पुराने ज़माने में या अभी भी जहाँ पे ट्रैम्स चलते हैं वहीं पे ये डीसी सिस्टम यूज़ होता है. आजकल जो भी हम लोग इंडियन रेलवेज देख रहे हैं या रेलवेज का जो सर्विसेज देख रहे हैं वो बेसिकली 3 फेज एसी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया है, और कहीं कहीं जो है वो सिंगल फेज एसी सिस्टम से सप्लाई लेते हैं, कहीं 3 फेस एसी से सिंगल फेस लेकर के कन्वर्ट करते हैं. सो बेसिकली द डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम हैज़ बिकम ओल्डर एंड इट इज़ नॉट वेरी इफ़िशिएंट. जनरली ट्रैमवेज और ट्रॉली बसेस में ही ये जो सिस्टम है वो यूज़ होता है. So system of track electrification based on available supply, the track electrification system are categorized into these categories: DC system, single phase AC, 3 phase AC and composite system. In this system of traction, in DC system of traction, electric motors employed for getting necessary propelling torque is means revolving torque, should be selected in such a way that they should be available to operate on DC supply. Examples for such vehicles operating based on DC subsystem are tramways and trolley buses. Usually DC series motor are preferred for tramways and trolley buses, even though DC compound motors are available where regenerative braking is desired. So DC motor
are preferable even though DC compound motors are present, but DC series motors are preferable only because it gives the higher starting torque in the DC system to run the drives. The operating voltages of vehicles for DC track electrification system ranges from 600 to 3000 volt. DC at 600 to 750 volt is universally employed for tramways in the urban areas for many suburban and mainline railways. 1500 to 3000 volt is used. In some cases, DC supply for traction motor can be obtained from substations equipped with rotatory converters to convert AC to DC power. यानी कि ये DC सप्लाई आता कहाँ से है? ये DC सप्लाई बेसिकली सबस्टेशन से आता है जहाँ पर रोटेटरी कन्वर्टर्स कनेक्टेड होते हैं टू कन्वर्ट दिस AC सप्लाई AC इनटू DC सप्लाई. दैट इज़ द रीज़न दिस DC सिस्टम इलेक्ट्रिफिकेशन, DC ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ही कॉस्टली कंसीडर होता है, कॉस्टली माना जाता है बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ दीज कन्वर्टर्स विच आर कनेक्टेड इन द सबस्टेशंस फॉर कन्वर्टिंग AC टू DC. सो दिस इज़ नॉट वेरी कॉस्ट एफिशिएंट. ऑल्सो जो एफिशिएंसी होती है इनकी DC ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशंस की, बहुत हाई स्पीड पे ऑपरेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इनके मोटर्स के साथ पॉसिबल नहीं होता है. द ऑपरेटिंग वोल्टेज फॉर ट्रैक्शन पर्पस कैन बी जस्टिफाइड बाई द स्पेसिंग बिटवीन द स्टेशंस एंड टाइप ऑफ ट्रैक मोटर्स अवेलेबल. ठीक है, किस वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा, यानी 600 से 3000 वोल्ट तक इसका रेंज है. किस मोटर पे ऑपरेट करेगा, किस वोल्टेज पे ऑपरेट करेगा, डिपेंड्स अपॉन किस टाइप का मोटर कनेक्टेड है. सेकेंड इज कितनी स्टॉपेज है और कितने डिस्टेंस के बाद स्टॉपेज है, उस पर डिपेंड करता है कि कितने वोल्ट का सप्लाई हम यूज़ करते हैं फॉर ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन. These substations are usually automatic and remote controlled, and they are so costlier since they involve the rotatory converting equipment. ठीक है, तो these are automatic and remote controlled is fine. मैंने अभी बताया कि because of the converters which are necessary for DC track system, ये जो पूरा सिस्टम होता है वो बहुत कॉस्टली हो जाता है. The DC system is preferred for suburban services and road transport where stops are frequent and distance between stop is small. Now let us come to the important part of track electrification, which is single phase AC system. Usually AC series motors are used for getting the necessary propelling power. The distribution network employed for such traction system is normally 15 to 25 kV, जो कि तुम लोग हर जगह पढ़ते हो. ठीक है, कि that 25 kV और 30 kV has been used for AC single phase AC track electrification. ठीक है, at a reduced frequency of 163 2/3 Hz or 25 Hz. The main reason of operating at reduced frequency is AC series motors that are more efficient and show better performance at low frequency. This is a very very important point. ठीक है, हाईलाइट भी कर देते हैं, बट बिकॉज ये कई बार एक्चुअली पूछा जाता है एंड बहुत सारे लोगों का इसका आंसर नहीं पता होता है कि वाई द सिंगल फेस AC ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन इज ऑपरेटेड अंडर रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी. रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट करने का जस्ट एक ही रीज़न होता है कि AC मोटर्स जो हैं वो रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी यानी 25 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी पे बेटर ऑपरेट करते हैं रेदर देन ऑपरेटिंग एट अ 50 हर्ट्ज ऑफ फ्रीक्वेंसी. सी इन केस ऑफ तुमने इसीलिए देखा होगा, फ्लिकरिंग देखी होगी कई बार, जो AC सप्लाई हम लोग को मिलता है इन केस ऑफ ट्रेन्स एंड ऑल. ट्रेन्स में जो सप्लाई दिया जाता है फॉर चार्जिंग योर
चार्जिंग योर फ़ोन एंड चार्जिंग योर लैपटॉप्स, वहाँ पर देखो फ्लिकरिंग ऑफ डिवाइसेस तुमको फील होगा, या कई बार ऐसा होता है कि यू कैन नॉट ऑपरेट योर टच स्क्रीन ऑफ योर फोन वाइल चार्जिंग योर डिवाइस, ठीक है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द change in frequency which your device is designed to operate, and the frequency which you are getting through the AC supply of the traction load, ठीक है। तो this is very important point, that the traction a single phase track electrification operates at 25 kV, 15 to 25 kV and at 25 hertz, and the reason behind this is that कि AC motors का जो efficiency है वो better होता है under the low frequency range. These high voltages are stepped down to suitable low voltage of मैम हाँ बोलो। मैम मैम हाँ, सप्लाई वोल्टेज तो उससे फ्रीक्वेंसी मतलब रिड्यूस कैसे करते हैं, वही ना? फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी प्रो रिड्यूस, हाँ फ्रीक्वेंसी रिड्यूस किया जा सकता है, जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया जाता है वैसे ही फ्रीक्वेंसी रिड्यूस भी किया जाता है। एंड दिस साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं, जिनसे तुम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो यू हैव स्टडीड साइक्लो कन्वर्टर्स इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट? तो दीज साइक्लो तो मैम कन्वर्टर्स, इसका इंटायर सिंक्रोनस सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ता है? इसीलिए ट्रैक्शन सिस्टम के लिए हम लोग जो सप्लाई सिंगल फेज सप्लाई होता है ना, उसको अलग से ट्रैक्शन लोड के लिए देते हैं। दैट इज़ नॉट फेड अगेन टू द मेन सप्लाई। अगर फेड किया भी जाता है, जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग हो रहा है, यू आर फीडिंग इट टू द मेन सप्लाई, तो मेन सप्लाई में अगर तुम ग्रिड से कनेक्ट कर रहे हो वापस, तो ग्रिड से कनेक्ट करने के पहले ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके कनेक्ट किया जाता है, नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ग्रिड, ठीक है। तो कन्वर्टर्स ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं ये बीच में कनेक्टेड होते हैं व्हाइल यू आर गिविंग द सप्लाई टू द ट्रैक्शन लोड्स। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली ग्रिड से कभी भी डायरेक्टली नहीं लिया जाता है। सबस्टेशन से एक जहाँ भी ट्रैक्शन को तुमको देना है, तो वहाँ पर तुम्हारे जो कन्वर्टर्स होते हैं कनेक्टेड होते हैं, और जहाँ पे जो रेलवेज का जो सबस्टेशन होता है वहाँ पे भी कन्वर्टर्स कनेक्टेड होते हैं, सो दैट यू कैन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंगली। तुमको ग्रिड में सप्लाई देना है या ग्रिड से सप्लाई लेना है, कन्वर्टर्स जो साइक्लो कन्वर्टर्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। मैम जैसे आपने बताया कि सिंगल फेज 25 अगर ये फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं तो हमको अच्छा एफिशिएंट मिल जाता है, फिर हम लोग रियल लाइफ जो ये फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं यूज करते हैं? रियल लाइफ में 25 हर्ट्ज रियल लाइफ फ्रीक्वेंसी इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि 25 हर्ट्ज में तुम्हारा ये जो लाइटिंग लोड्स है ना, लाइटिंग लोड्स विल नॉट ऑपरेट प्रॉपरली इन 25 हर्ट्ज। लाइटिंग लोड्स जो है वो तुमको 25 हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो जाएगी कि जिस ब्राइटनेस से तुमको दिख रहा है, या और भी तुम्हारे रियल लाइफ में सिर्फ सिंगल फेस एसी सीरीज मोटर ही तो यूज़ नहीं होते हैं, राइट। तुम्हारा जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर यूज़ हो रहा है, तुम्हारे पंप्स यूज़ हो रहे हैं, बाकी सारे सबकी एफिशिएंसी जो डोमेस्टिक मोटर्स होते हैं या डोमेस्टिक लोड्स होते हैं, उनकी एफिशिएंसी इज़ नॉट वेरी गुड एट 25 हर्ट्ज। और in case of traction loads, it is fixed for AC series motor, right? ट्रैक्शन लोड में हम लोग का जो मोटर कनेक्टेड है फॉर ट्रैक्शन लोड, इट इज़ फिक्स्ड फॉर एसी सीरीज मोटर। बट इन केस ऑफ डोमेस्टिक लोड ऐसा नहीं होता है। डोमेस्टिक लोड में हम लोग 3 फेस इंडक्शन मोटर भी यूज़ कर रहे हैं, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर भी यूज़ कर रहे हैं, और डिफरेंट डीसी मोटर भी कहीं कहीं यूज़ होता है। तो और डिफरेंट टाइप के लाइटनिंग लोड्स है। लाइटनिंग लोड्स मतलब तुम्हारे बल्ब, फैंस और एटसेट्रा डोमेस्टिक लोड्स। तो ये सारे जो मोटर्स होते हैं, जी जी जी, यस मैम। दिस डजंट वर्क गुड ऑन रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी। रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी में इनकी जो वाइंडिंग होगी, ये जो डिज़ाइन किया जाता है, एक्चुअली किया सब कुछ जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको 25 हर्ट्ज पे नहीं किया जा सकता ऑपरेट किया जा सकता है, पर वाइंडिंग की जो डिज़ाइनिंग की जाती है ना, वो 25 हर्ट्ज के हिसाब से की जाती है। अगर तुम 25 हर्ट्ज पे ओवरऑल पूरी दुनिया चलाना चाहते हो, तो तुमको फिर जितने भी मोटर्स की डिज़ाइनिंग है
उसको 25 हर्ट्ज को ध्यान में रख करके बनानी पड़ेगी सो दैट इट ऑपरेट्स एट अ गुड एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि यस मैम। जब जब भी तुम लोग मशीन पढ़े होगे तो मशीन में जब ये आर्मेचर डिजाइनिंग पढ़ा होगा, उस टाइम पे तुमने देखा होगा कि जो मतलब हम लोग कॉइलिंग पढ़ते हैं, कॉइलिंग का जो स्पैन पढ़ते हैं, दैट स्पैन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 3 फेज में या सिंगल फेज में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के को ध्यान में रख के हम कॉइल का स्पैन पढ़ते हैं, आर्मेचर कॉइल का स्पैन। तो अगर हम वो डिजाइनिंग 25 हर्ट्ज करके रखेंगे तो एफिशिएंसी मेंटेन की जा सकती है। ओके, दीज हाई वोल्टेजेस आर और मैम जो हम लोग ट्रैक्शन, मैम जैसे हम लोग ट्रैक्शन पे ये 25 के भी सिंगल पे ये लाइन यूज कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे ट्रैक्शन में जो मेरा लोड जाता तो डीसी हो जाता ना, बाद में जाके कन्वर्ट होकर ये रेक्टिफाई होकर तो डीसी बन जाता ना, वो कि एसी से चलता है। नहीं, एसी से चलता है। ये जो एसी सीरीज मोटर है ये एसी से ही चलता है, इसके लिए हमको डीसी कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये जो डीसी सीरीज मोटर हर जगह हम लोग बताते हैं या डीसी कंपाउंड मोटर हर जगह तुम लोग सुने होगे, वो फॉर डीसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन है। फॉर एसी ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन एसी मोटर ही यूज़ होता है, वहाँ पे फिर डीसी कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर डीसी तुम कन्वर्ट कर रहे हो तो फिर अगेन इट विल बी नॉट इकोनॉमिकल फॉर यू, अगेन तुमको एसी से डीसी कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डीसी मोटर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो नहीं तो जैसे में हम लोग को जैसे जैसे कहा जाता है कि ट्रैक्शन के लिए डीसी सीरीज मोटर ही सबसे हाँ अच्छा होता है। हाँ, तो वो डीसी तो मैम तो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है। तब तुमको ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं पढ़ाया गया रहता है, नहीं पता रहता है ना कि अलग अलग ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन रहता है। तो डीसी सीरीज मोटर इज यूज फॉर डीसी ट्रैक, जहाँ पर डीसी सप्लाई प्रेजेंट है वहाँ पे डीसी सीरीज मोटर, जहाँ पे सिंगल फेज एसी सप्लाई यूज़ करो वहाँ पे एसी सीरीज मोटर ही यूज़ होगा फॉर प्रॉपलिंग पर्पस या फॉर ड्राइविंग द ट्रैक्शन लोड। ठीक है, बट जैसे में हम सुने कि जैसे जितने भी लोकल ट्रेन वगैरह होता है या फिर इसमें, तो उसमें बोला जाता है कि आपको सिंगल फेज एसी सिस्टम आता है, उसको फिर उसको रेक्टिफाई किया जाता है एससीआर से, और फिर जाके उसको मतलब ये किया जाता है, आपको सप्लाई दिया जाता है डीसी सीरीज मोटर में। क्या इस तरह का ये भी होता है हाँ क्या? हाँ, ये भी होता है। सिंगल देखो, अभी अभी हम लोग उस पर भी आएंगे। सिंगल फेज टू डीसी सिस्टम इज कन्वर्टेड। ठीक है, दोनों तरीके का सिस्टम होता है। देखो यहाँ पे मेंशन्ड है, इन दिस सिस्टम द एडवांटेज ऑफ बोथ वन सिंगल फेज एंड डीसी सिस्टम आर कंबाइंड टू गेट हाई वोल्टेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉसेस। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का सिस्टम है, सिंगल फेज एसी सीरीज भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल फेज टू डीसी कन्वर्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से सिस्टम यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीसी यूज़ होता है या सिर्फ एसी यूज़ होता है। सिंगल फेज टू एसी कन्वर्टर और फिर वापस इन्वर्टर से रेक्टिफाई करके ब्रेकिंग के टाइम पर वो डीसी से फिर एसी में कन्वर्ट होता है। तो दोनों तरीके से यूज़ होता है। ठीक है, वी विल कम टू दैट पार्ट ऑल्सो, वो भी है और एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रिकल। दोनों यूज भी करते हैं ना मैम, इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए दोनों यूज़ करते हैं। जी जी, ओके मैम। ठीक है, सो वेयर वी, हाँ ये बताया मैंने कि लो फ्रीक्वेंसी पे क्यों ऑपरेट करते हैं। These high voltage are stepped down to suitable low voltage of 300 to 400 volt by means of step down transformer. Low frequency can be obtained from normal supply frequency with the help of frequency converter, जो कि तुम्हारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर या साइक्लो कन्वर्टर यूज़ करके हम हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन रिड्यूसेस द लाइन रिएक्टेंस एंड हेंस द वोल्टेज drops directly, and single phase AC is mainly preferred for mainline services where the cost of overhead structure is not much importance. Moreover, rapid acceleration and retardation is not required for suburban services. ठीक है, सो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो अगर हम
ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करेंगे तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज द लाइन रिएक्टेंस बिकॉज XL इज इक्वल टू 2πfl। अगर हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देंगे तो लाइन रिएक्टेंस भी जो है वो भी बढ़ जाएगा। सो दैट इज़ वाई द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन्स आर नॉट ऑपरेटेड एट रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी। ऑल्सो रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने से जो भी मोटर तुम ऑपरेट कर रहे हो उसका जो रिएक्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है। सो जब ट्रैक्शन के लिए पर्टिकुलरली यूज़ करना होगा तभी हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेंगे, अदरवाइज द फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट रिड्यूस्ड। द थर्ड टाइप इज द 3-phase AC electrical track electrification. In this system of track electrification, 3-phase induction motors are employed for getting the necessary propelling power. The operating voltage of induction motor is 3000 to 3600 volt AC at either normal supply frequency or 16 2/3 hertz of frequency, which is again the reduced frequency. Usually 3-phase induction motors are preferable because they have simple and robust construction, high operating efficiency, provision of regenerative braking without placing any additional equipment. तो बेसिकली जो हम लोग DC सीरीज़ मोटर हर बार पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ओनली DC सीरीज़ मोटर इज़ प्रिफर्ड फॉर ट्रैक्शन टाइप ऑफ लोड बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग इनिशियल जो हमको स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है वो DC सीरीज़ मोटर में अच्छा होता है, जिसकी वजह से पहले के ज़माने में या पुराने ज़माने में सिर्फ और सिर्फ DC सीरीज़ मोटर ही यूज़ होता था फॉर ट्रैक्शन लोड्स। बट अब क्योंकि 3-phase इंडक्शन मोटर इज़ चीपर, रोबस्ट एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी जो 3-phase इंडक्शन मोटर की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से देर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पर अब रिप्लेसमेंट करते हैं DC सीरीज़ मोटर का विद द हेल्प ऑफ 3-phase मोटर। और अगर हम 3-phase मोटर लगाएंगे तो हमको जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए होगा वो भी 3-phase AC सिस्टम का चाहिए होगा। ऑल्सो जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। 3-phase इंडक्शन मोटर के रीजनरेटिव ब्रेकिंग में हमको कुछ अलग से इक्विपमेंट नहीं लगाना पड़ता है। इट इज़ मतलब टू एंड फ्रो प्रोसेस इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर रीजनरेटिव ब्रेकिंग में। मतलब अगर पावर जो है वो स्पीड पे डिपेंड करता है, whether the speed of the induction motor is higher than the base speed or lower than the base speed। अगर lower than the base speed है तो सप्लाई से मोटर में पावर जाएगा, higher than the base speed है तो मोटर से सप्लाई जो है वो वापस ग्रिड में जाएगा। तो जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है दैट इज़ वेरी ईजियर एंड कंफर्टेबल इन केस ऑफ 3-phase AC सिस्टम। Composite system, as the above track electrification system have their own merits and demerits. Single phase AC system is preferably in the view of distribution cost and distribution voltage can be stepped up to high voltage with the use of transformers, which reduces the transmission losses. Whereas in DC system, DC series motor have most desirable features, and for 3-phase system induction motor have advantage of automatic regenerative braking. So it is necessary to combine the advantage of all these 3 types of system. The above cause leads to the evaluation of composite system, which is single phase to DC and single phase to 3-phase system और कैंडो सिस्टम जिसको बोलते हैं। तो यही इसी के बारे में तुम अभी एक्चुअली बोल रहे थे कि जो सिस्टम है ऐसा नहीं है कि सिर्फ DC में है, सिर्फ AC में है सिंगल फेस या सिर्फ 3-phase में है। देयर इज़ अ नाउ बिकॉज क्योंकि तीनों सिस्टम के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है और उन तीनों को कंबाइन करके हम यूज़ करते हैं सो दैट वी गेट द एडवांटेज ऑफ ऑल दीज 3 सिस्टम डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रैक जो है वो कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई जो है वो कैसा है। ठीक है। सो दीज 2 टाइप्स ऑफ जो सिस्टम है उसके बारे में भी डिस्कस किया है। इन दिस सिस्टम द एडवांटेज ऑफ बोथ सिंगल फेस एंड DC आर कंबाइंड टू गेट हाई वोल्टेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लॉसेस। The single phase distribution network and DC series motor is
employed for producing the necessary propelling torque, मतलब सिंगल फेस लेते हैं, उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर डीसी मोटर उससे चलाते हैं, एंड फाइनली सिंगल फेस एसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिजल्ट्स इन मिनिमम कॉस्ट एंड हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं अगर हम सिंगल फेस टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। And DC series motor is ideally suited for traction purpose. Normal or operating voltage applied to this type of distribution is 25 kV, and normal frequency which is applied is for 50 Hz. The track electrification which India uses is single phase to DC system. ठीक है। Now single phase to three phase or CANDO system, these type of electrification is also being used, maybe not in India but in many other countries, और इंडिया में भी एक्चुअली ये जल्दी ही अप्लाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड ट्रेन्स कमिंग इनटू पिक्चर। और हाई स्पीड ट्रेन्स कमिंग इनटू पिक्चर जो अभी हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ हाई स्पीड ट्रेन्स जो इंडिया में आ रहे हैं, उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए थ्री फेज सिस्टम को लाना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई वी आर शिफ्टिंग towards single phase to three phase system in India also. In this system, single phase AC system is preferred for distribution. Single phase overhead distribution system is cheap, and three phase induction motors are employed as traction motor because of their simple, robust construction and the provision of automatic regenerative braking. The voltage used for distribution network is about 15 to 25 kV at 50 Hz. This single phase supply is converted to three phase with the help of phase converters, and high voltage is stepped down with the help of step down transformer to feed the three phase induction motors. Frequency converters are also employed to get high starting torque to achieve better speed control with the variable supply. So basically if you see here, सबके दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज मेंशन्ड है, एंड अभी भी जो मैक्सिमम प्लेसेस में हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं, जैसे कि तुम्हारे फ्रेंड ने बताया कि सिंगल फेस 25 केवी सप्लाई लेते हैं, 50 हर्ट्ज पे उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन अगेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सिंगल फेस एसी सप्लाई। जिस फ्लिकरिंग की हम लोग बात कर रहे थे इन केस ऑफ द चार्जिंग स्टेशंस एट इनसाइड योर ट्रेन्स, तो उस फ्लिकरिंग का रीज़न वही है कि कन्वर्टर से एक्चुअली डीसी से एसी में कन्वर्ट होता है, एंड अगेन जो वो एसी है, कन्वर्टेड एसी है, वो हम लोग चार्जिंग स्टेशन से यूज़ करते हैं इनसाइड द ट्रेन्स। और ये जो कन्वर्टेड एसी है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 100% 50 हर्ट्ज मेंटेन नहीं हो पाती, जिसकी वजह से whenever you connect the devices with your inside your trains, तुमको स्क्रीन की फ्लिकरिंग या टच का प्रॉब्लम दिखेगा इन केस ऑफ ट्रैक्शन लोड्स। सो यू कैन गो थ्रू दिस कंपैरिजन। ये मैंने डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी तुम लोग के साथ शेयर किया हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू दिस। मैं कुछ और डॉक्यूमेंट्स आज शेयर कर रही हूँ तुम लोग के साथ, विच इज़ अबाउट ये दो पीडीएफ में ट्रैक्टिव एफर्ट का तुम लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें व्हाट इज़ ट्रैक्टिव एफर्ट और कैलकुलेशन ऑफ ट्रैक्टिव एफर्ट जो है वो दिया हुआ है। ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है और टोटल लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये दो पीडीएफ में शेयर कर रही हूँ, इसको एक बार देख लेना सो दैट कि कल हम लोग फिर ट्रैक्टिव एफर्ट पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, टुमारो अगेन आई विल कीप अ क्लास फॉर यू। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट 1 hour 20 मिनट्स का क्लास हो गया, तो कल फिर से हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट से शुरू करेंगे। कुछ पोर्शन जो है वो सेकेंड मॉड्यूल का आई थिंक कवर हो गया है। जनरल फीचर्स एंड सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। कल हम लोग ट्रैक्टिव एफर्ट कैलकुलेशन एंड ऑफ ट्रैक मोटर्स एंड ट्रैक मोटर कंट्रोल पढ़ेंगे। इसके बाद स्पीड टाइम कर्व भी हो गया है तुम लोग का, कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गया है, कुछ पोर्शन बाकी है फ्रॉम द सेकेंड मॉड्यूल विच वी विल कंप्लीट टुमारो। ओके, so let me take your attendance and then we will end the class.
आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियोस। जो लोग अटेंड नहीं कर पा रहे या जो लोग रिवाइज करना चाहते हैं वो वीडियोस देख करके भी कर सकते हैं। आई शेयर ये जो मैंने पीडीएफ तुम लोग को बुक की भेजी है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो, दैट विल हेल्प यू लाइक फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। जो भी अभी तुम लोग के गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्स हैं उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज दिए हुए हैं चैप्टर वाइज, तो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो। ओके, लेट मी टेक योर अटेंडेंस। मैम अभी आप कॉलेज में हैं क्या? नहीं, मैं कॉलेज में नहीं हूँ, मैं धनबाद में हूँ।